करने का एक अधिकार दिया गया, तो ऐसे ही तो मिल नहीं गया होगा, कुछ इनको भी करना पड़ा होगा सरकार के लिए, या लंबे समय तक अगर इस अधिकार को बढ़ाए रखे गया कि कोई और नहीं आएगा, आप ही जाएंगे भारत में व्यापार करने, तो बिना ये सुविधा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप को क्यों मिल रहा था? कंपनी ब्रिटिश सरकार को काफी फंड देती थी इसके बदले में, इस एकाधिकार के बदले में ठीक ठाक फंड दिया जाता था। तो फंड देने का मतलब ये था कि कंपनी का ब्रिटिश पार्लियामेंट में अच्छा प्रभाव भी रहा होगा। लगभग दुनिया के सभी देशों में जो बड़े आप ये कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका प्रभाव होता है, ये काकस या प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी ये काम करते हैं। वैसे ही एक प्रेशर ग्रुप की तरह से उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जिसका ब्रिटिश सरकार पर या पार्लियामेंट पर, सरकार पर नहीं तो पार्लियामेंट पर, पार्लियामेंट में नहीं तो सरकार पर, कहीं न कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव होता था। ठीक, लेकिन इस समय एक मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो गया कि एक कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक, वो कंपनी भारत में अब धीरे धीरे शासक की भूमिका में आ रही थी। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करना। इस क्रम में 1765 एक डेट है जो बहुत महत्व रखता है। क्यों? यहाँ जो पोडियम रखा था वो चला गया क्या यहाँ से? मकसद तो 64 में हुआ, उसको तो पीछे दे दो, सबसे साइड वाला लास्ट वाला। को दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, दीवानी का अधिकार मिलने का अर्थ क्या है? दीवानी कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी कहा जाता है ना, तो ये दीवानी का मतलब वही दीवानी है। ठीक है, दीवानी कचहरी का मतलब ऐसे मामले जिनका संबंध लैंड रेवेन्यू से है, भू राजस्व से है, जमीन जायदाद के से संबंधित जो विवाद है उनसे है, तो ये सारे मामलों को निपटाने का अधिकार जो है वो उस समय के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक, तो अभी तक जो कंपनी व्यापार करती थी, शासकों के दरबार में जाके रिक्वेस्ट करके, ठीक है, अपने लिए व्यापारिक सुविधाओं की मांग करती थी, अब 1765 से वही कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलने और जमीन जायदाद से संबंधित जो विवाद थे उन विवादों के निपटारों का अधिकार प्राप्त कर ली इस अधिकार के द्वारा। ठीक है, जो 1765 में इसको मिला। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस डेट से कंपनी भारत में शासक की भूमिका में आ गई थी। पूरे भारत में तो अभी नहीं थी, क्योंकि राइट केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए था, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा आज के समय में मिला दीजिए, जब आप पश्चिम बांग्लादेश को भी शामिल कर लीजिए, उस समय का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मतलब उसमें बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा ना। तो जिसकी सबसे बड़ी आबादी थी और तीनों मिला दीजिए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कितना बड़ा हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़े भूभाग में ये राइट कंपनी को प्राप्त हो गया। कंपनी अब शासक की भूमिका में आ गई। ठीक, तो एक कंपनी जो ब्रिटिश क्राउन से ही अनुमति लेकर भारत में व्यापार करने गई थी, अब वो धीरे धीरे राजनीतिक अधिकारों को एक्सरसाइज करने लगी। तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों को भी ये बात थोड़ी खल रही होगी ना कि आप तो व्यापार करने गए थे, राजनीतिक शक्तियों को एक्सरसाइज करने का काम किसी व्यापारी कंपनी का है नहीं। तो अब इसके बाद 1765 से लेके ये बंगाल में यहीं से डायरकी या द्वैत शासन शुरू होता है। नवाब भी है, कंपनी भी है, दो लोगों का शासन हो गया। ये 72 तक चला। ठीक है, 65 से 72 तक। इस दौरान बंगाल में खुली लूट की गई, मनमाना राजस्व वसूला गया। इसके पहले जितना राजस्व वसूला जाता था एक साल में, उसका 4 गुना अब वसूला जाने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास तो बिल्कुल फंड ही फंड आ रहा है, फिर भी आपको कर्जे की जरूरत पड़ गई। कल मैंने आपको बताया इसी को कि जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि कंपनी वास्तव में घाटे में जा रही थी। ठीक, तो सरकार ने उनका कर्ज तो मंजूर किया, लेकिन अब कंपनी की गतिविधियों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट भी पारित कर दिया। ठीक है, कर्ज के साथ ये भी दे दिया। तो नियंत्रण कैसे हुआ कि इस एक्ट में ये कहा गया कि अब बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। तो अब तक क्या था, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक, अब बाकी दोनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर होंगे, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल होगा, और बाकी दोनों जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां हैं, ये कुछ मामलों में, सभी नहीं, कुछ मामलों में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रहेंगी। ठीक, फिर ये कहा गया कि अच्छा अब उसकी नियुक्ति कौन करेगा। अभी तक ये जो गवर्नर होते थे इनकी नियुक्ति कौन करता था? कंपनी के डायरेक्टर करते थे। कंपनी के डायरेक्टरों की नियुक्ति कौन करता था?
कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक, ये लोग कंपनी के डायरेक्टरों की नियुक्ति करते थे, मतलब वोटिंग करते थे, उसमें से चुने जाते थे। और यही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, ये लोग इन गवर्नरों की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब ये प्रावधान हो गया कि अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति में सरकार का भी इंटरफेरेंस हो गया। अब ये मामला केवल अकेले कंपनी के हाथ में नहीं रहा, बल्कि सरकार भी इन नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने लगी, उसकी भी अधिकारिता हो गई। प्लस ये कहा गया कि अब एक गवर्नर जनरल होगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होंगे, ठीक है, और बहुमत से काम किया जाएगा। देखो, जब भी बहुमत से काम करने की बात कही जाती है, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसका मतलब दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब बहुमत ही है, सब लोगों के आपसी सहयोग से आपकी जो है बहुमत से होगा। भले ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी है दुनिया के सारे देशों में, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल स्विट्जरलैंड में है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल भी नहीं है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधि के माध्यम से। ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी से ही होता है ना। यहाँ भी ये कहा गया कि बहुमत से काम होगा। तो बहुमत से काम होने का मतलब ये था कि अगर 4 सदस्यों में 3 सदस्य गवर्नर जनरल के खिलाफ हैं, तो गवर्नर जनरल होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिसीजन तो बहुमत से होने थे। ये सारा काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब कंपनी के लिए कर दिया। ठीक, अभी तक जो गवर्नर था वो अपने ही डिसीजन लेता था, अब वो गवर्नर जनरल हो गया कलकत्ता का, बंगाल का, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य आ गए। ये भी कह दिया गया है कि बहुमत से काम होगा। तो बहुमत का मतलब जैसे मान लो अगर 4 1 5 है तो 3 लोग होगा ना। हालांकि गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट का राइट होता है, कहीं भी चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट का राइट होता है। कास्टिंग वोट समझते हैं आप लोग? जैसे मान लो टाई हो जाए, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है ना, लेकिन सामान्य कंडीशन में वो वोटिंग नहीं करता है, वो तभी करेगा जब बराबर का मामला होगा। ठीक, कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट, ये आधे एक तरफ, तो अब वो जिधर वोट दे देगा वही पक्ष जो है उसी का वो पारित हो जाएगा। तो कास्टिंग वोट है। गवर्नर जनरल भी ऐसा कर सकता था, लेकिन ये तब होता है जब बराबर होता। तो यहाँ पे तो आंकड़ा ही विषम था, यानी 3 सदस्य अगर गवर्नर जनरल के अगेंस्ट होते तो कहीं न कहीं परिषद को काम करने में, डिसीजन लेने में गतिरोध पैदा होता। ठीक, इसलिए बता रहे हैं कि साथ साथ ये भी समझते चलिए कि एक प्रावधान जो बनाया गया उसके लूप होल क्या थे, आगे इन लूप होल को दूर भी किया गया। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो क्या था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अभी तक जो न्याय होता था इंडिया में वो भारतीय विधि या मुस्लिम विधि के अनुसार होता था। ठीक, लेकिन इसमें ये कहा गया कि कलकत्ता में रहने वाले जो क्राउन या ब्रिटिश प्रजा हैं या कंपनी में की सेवा में काम करने वाले लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे और यहाँ पे जो सुनवाई होगी वो ब्रिटिश लॉ के अनुसार ही होगी। ठीक, ये 73 का है, बना ये 74 में, यानी जे पे इसका पहला जो चीफ जस्टिस है वो बना। अब ये चीज़ समझ गया ना कि कुछ जैसे ये पूछेगा आपसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई 74 में कलकत्ता में, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, अधिकारिता के बारे में पूछेगा तो कलकत्ता में ही रहने, कलकत्ता के बाहर के लोगों का मामला जा सकता था, लेकिन तब जब दोनों ही पक्ष सहमत हो। ठीक, अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं है तो वो मामला इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता था। कलकत्ता से बाहर रहने वाले व्यक्ति अगर दोनों ही पक्ष सहमत हैं तो यहाँ पे वो जा सकते थे। अदरवाइज कलकत्ता में रहने वाले जो ब्रिटिश प्रजा थी या कंपनी की सेवा में काम करने वाले जो लोग थे उनका मामला इसमें जा सकता था। ठीक, तो अब इसकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे तो ब्रिटिश विधि से ही डिसीजन दिया जाएगा, इसके अलावा सभी लोगों के लिए नहीं था। ठीक, तीसरा जो इसका सबसे बड़ा इसकी जो गड़बड़ी थी तो वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी है वो भी तो कंपनी के सेवक ही हैं, और प्लस नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी कंपनी के सेवक हैं, तो ये लोग भी इसी की अधिकारिता में थे। तो ये भी एक गड़बड़ बात थी कि कंपनी की सेवा में रहते हुए हम जो काम कर रहे हैं वह काम भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आ रहा है। यह भी इसका एक आप कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट था, जिसको लेकर के आगे चल के विवाद हुए। ये 2 पॉइंट जो है ये सब ये इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट के। रेगुलेटिंग एक्ट से आपसे यही पूछा भी जाएगा, 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, पहला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सबसे पहले नियंत्रण कब स्थापित किया। ठीक है, अब सबसे पहले की जगह पे अगर लिख दे मजबूत नियंत्रण कब, तो जब मजबूत कह देगा तो फिर आगे हम ईस्ट इंडिया एक्ट में चले जाएंगे। ठीक है,
नियंत्रण को मजबूत कर दिया, लेकिन जब नियंत्रण पूछेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। ठीक, दूसरा इसमें प्रावधान में यही दोनों देगा। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आपसे पूछ लेगा कि उसकी अधिकारिता में कौन कौन लोग आते थे, तो ये अब कर लेंगे आप लोग ना। अब इसके बाद फिर एक एक्ट आता है 1781 के आसपास आता है। तो ये कोई ऐसा एक्ट नहीं था, अमेंडिंग एक्ट था, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता थी इसी को, इसमें जो गड़बड़ी थी उसी गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास किया गया। एक और मामला था कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी अगर कोई ऐसा मेजर काम करती या कोई डिसीजन लेती, एग्जीक्यूटिव थी ना, कार्यकारिणी थी तो काम करना था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना पड़ता था। ये भी एक गड़बड़ी थी। इन गड़बड़ियों को इस अमेंडिंग एक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि कंपनी की सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस न्यायालय के जुरिसडिक्शन से बाहर होंगे, उसकी अधिकारिता से बाहर होंगे। ठीक, और दूसरी चीज, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को, उसके परिषद को अब इसमें कोई ऐसा पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा अगर वो इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं या कोई कानून बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कानून बनाने का काम तो उन्हीं का था। कानून जो है वो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट तो कानून बनाती नहीं है। हाँ, इतना वो जरूर देखेगी कि आपने जो बनाया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में है कि उसके बाहर का रहेगा तो उसको इनवैलिड कोशिश करेगी, क्योंकि बनाएगी नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ था, यहाँ एक था कि इनको यहाँ पे पंजीकरण कराना पड़ता था उस चीज़ का। ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। ठीक, और यह भी कहा गया कि अगर भारतीय व्यक्ति है तो उसके मामलों की सुनवाई हिंदू या मुस्लिम विधि से होगी। अमेंडिंग एक्ट में यही चीजें हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां यहाँ पे थी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उन गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक, एक गड़बड़ी अभी बची हुई, वो गड़बड़ी ये थी कि 4 और 1 5 का जो आंकड़ा था। ठीक, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 1784 का फिट्स इंडिया। फिट्स इंडिया, ये फिट्स इंडिया के फिट्स प्रधानमंत्री थे, इसलिए फिट्स इंडिया। जब ये बिल पारित हुआ तो पिट ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इस एक्ट के साथ एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद से किसी को ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, 81 से 83 के बीच में 2 कमेटी बनाई गई। ठीक है, नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो फिट्स इंडिया एक्ट में बना। 81 से 84 के बीच में 2 कमेटियां बनाई गई कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या कुछ और इसमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी, प्रवर समिति और गुप्त समिति, ये 2 कमेटी बनाई गई। ठीक है, कि क्या भारत में क्या चल रहा है। ठीक, आप देखेंगे 81 से 84 के बीच में या 73 से 84 के बीच में भारत में क्या चल रहा था। सरकार या पार्लियामेंट कंपनी की गतिविधियों में इतना रुचि क्यों लेने लगी, क्योंकि कंपनी व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीति में रुचि लेने लगी। तो जब कंपनी यहाँ के राजनीति में रुचि लेने लगी तो पार्लियामेंट कंपनी में रुचि लेने लगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिक घटनाओं को देखें कि 84 तक क्या हो रहा था, 73 से लेकर 84 तक। ठीक, तो आप देखेंगे कंपनी जो है मैसूर के साथ, मराठों के साथ कहीं न कहीं एक संघर्ष हो रहा था। ठीक है, 75 से लेकर 82 तक, या फिर इस दौरान आपका जो थर्ड क्या नाम है, या से 2 मैसूर के साथ संघर्ष हो चुके थे। इन संघर्षों से कंपनी को कोई लाभ नहीं हो रहा था और उल्टे नुकसान हो रहा था। अभी कुछ गेन नहीं हो रहा था, ठीक है, नुकसान हो रहा था। नुकसान होने का मतलब ये था कि कंपनी पे वित्तीय दबाव बढ़ रहे थे। ठीक, तो ये सब, इन सब परिस्थितियों को समझने के लिए आयोग बनाया गया। जो सीक्रेट कमेटी थी उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि मराठों के साथ क्या मामला चल रहा है, आप इसकी जांच करो। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के बीच इस अमेंडिंग एक्ट के बाद भी कुछ न कुछ विवाद होते रहते थे। इन दोनों के संबंधों की जांच के लिए प्रवर समिति नियुक्त की गई, सेलेक्ट कमेटी, कि जो मामले गड़बड़ चल रहे हैं इसको समझने के लिए ये कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट पे एक बिल पारित किया गया, एक बिल पेश किया गया। ठीक, और ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत या किसी दूसरे देश के मामले पे ब्रिटेन की सरकार गिर गई। लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के,
बिल पेश हुआ जिसमें ये था कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो 7 सदस्यों की एक टीम होगी जो देखेगी, और आर्थिक क्रियाकलापों को देखने के लिए इन 7 सदस्यों की टीम के अंदर एक उप समिति होगी जो देखेगी। ये बिल पारित नहीं हो पाया, बिल गिर गया। और जब कोई सरकारी विधेयक अगर मान लीजिए पारित नहीं हो पाया, गिर गया, जैसे जो भी प्रपोजल पार्लियामेंट में आते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं ना, ये आगे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि बहुत की हिस्ट्री है ये कि ब्रिटेन की सरकार भारत के मामले में गिर गई और ऐसा पहली और अंतिम बार हुआ। इसके बाद ये मौका कभी नहीं आया कि दूसरे देश के मामले पे किसी देश की सरकार गिर जाए। सरकारी विधेयक मतलब जो बिल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। और गैर सरकारी का मतलब बाकी जो भी लोग हैं, चाहे भले उसी दल के सदस्य हो या सांसद हो, जिस दल की सरकार है, इससे मतलब नहीं है। आप पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को 2 पार्ट में बांट के देखते हैं, और यही जो है राजनीतिक सूचिता होती है। फिर वहाँ पे अगर आप दल के हिसाब से देखने लगेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब जैसे ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो एक तरफ मंत्री हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मंत्री नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के हो, ठीक। तो जो मंत्री नहीं है वो अगर कोई प्रपोजल पेश करता है तो गैर सरकारी विधेयक है, मंत्री पेश करता है तो सरकारी विधेयक है। ये सरकार का विधेयक था, ठीक। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार के मंत्री ने इस विधेयक को पेश किया था और भारत से संबंधित ये विधेयक तो नहीं पास हो पाया। तो यहाँ भी अगर कोई सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक पारित नहीं होता है लोकसभा में, इसका मतलब लोकसभा में आपकी मेजोरिटी ही नहीं है। जब मेजोरिटी ही नहीं है तो सरकार कैसे रहेगी, फिर आपकी सरकार गिर जाएगी ना। तो ऐसा ही हुआ ब्रिटेन में, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने, इन्होंने एक दूसरा बिल पेश किया और वो बिल पारित हो गया, जिसको हम 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। यानी रेगुलेटिंग एक्ट वाली व्यवस्था कितने साल तक चली। मान लो ऐसे पूछ ले कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान कितने साल तक चले, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से फिट्स इंडिया एक्ट आ गया, यानी ये व्यवस्था खत्म हो गई। 11 साल तक चला, ठीक। 73 का ये आया, 84 में ये आया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो व्यवस्था स्थापित की गई थी वो व्यवस्था 11 वर्षों तक चली, ठीक। अब फिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें क्या व्यवस्था बनाया गया। पहला ये हुआ कि यहाँ का जो गड़बड़ी था इसको दूर करने का प्रयास किया गया और ये कहा गया कि अब 1+4 नहीं 1+3 ही होंगे, यानी कार्यकारिणी के जो मेंबर थे उनकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई, ठीक। तो 3 कर देने से ये हो गया कि अब यदि एक भी सदस्य गवर्नर जनरल ने अपने पास मिला लिया तो 2 बराबर बराबर हो गए, और 2 बराबर होने के कंडीशन में वो कास्टिंग वोट का प्रयोग करके अपना मनमानी कर सकता था। अब इस व्यवस्था में अगर 3 लोग एक तरफ हो जाते तो नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे एक सदस्य कम कर दिया गया। अब उसके कार्यकारिणी के सदस्य जो है वो एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य, तो 3 में से कोई एक अगर हमारी तरफ है, 2 बराबर बराबर हो गया ना, तो भले ही 1-2 में हम भी हैं लेकिन हम कास्टिंग वोट का फिर भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को थोड़ा सा ताकत मिला, ठीक है, कि अगर परिषद उसके अगेंस्ट है तो अब यहाँ पे वो गड़बड़ी नहीं होने पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई, अब अभी तक कंपनी के जो अधिकारी भारत में थे ये किसके प्रति जवाबदेह थे, डायरेक्टर के प्रति जवाबदेह थी कंपनी के। अब ये कहा गया अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही कोई मंत्री होगा, सरकार का आदमी होगा, ठीक। और कंपनी अपने समस्त सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति जवाबदेह होगी। यानी अगर व्यापार वाला मामला हम छोड़ दें, जो ट्रेड कर रही है उसको छोड़ दें, तो भारत में शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में, चाहे सैनिक मामले हो, चाहे असैनिक मामले हो, चाहे राजस्व से संबंधित मामला हो, इन सारे मामलों के लिए कंपनी के जो अधिकारी भारत में हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति जवाबदेह होंगे, ठीक। और दूसरा, अपने व्यापारिक कार्यों में वो पहले की तरह से अपने डायरेक्टरों के प्रति जवाबदेह होंगे। तो जब जवाबदेही 2 लोगों के प्रति हो गई, इसका मतलब क्या है, द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी। आप पढ़ेंगे तो डायरकी आपको इतिहास और पॉलिटी दोनों मिला करके, कुशाणों के समय में भी द्वैध शासन पढ़ लेंगे, बंगाल में 1765 का द्वैध शासन पढ़ लेंगे, फिर फिट्स इंडिया एक्ट का द्वैध शासन पढ़ लेंगे, और फिर आगे यही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब हम मल्टीपल चेलफोर्ड रिफॉर्म पे आएंगे तो वहाँ भी देखेंगे द्वैध शासन। ये डायरकी शब्द 4 बार हमको मिलेगा, ठीक ना, 2 बार इतिहास में, 2 बार इंडियन पॉलिटी में। तो डायरकी या द्वैध शासन का मतलब होता है 2 लोगों का शासन,
ठीक, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही दो लोगों के प्रति है। तो यहाँ पे कंपनी के अधिकारी जो काम कर रहे थे, जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल थे, अब वो किसके प्रति जवाबदेह थे? व्यापारिक कार्यों के प्रति पहले की ही तरह अपने गवर्नर के प्रति जवाबदेह थे, अपने डायरेक्टर के प्रति जवाबदेह थे, और सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों में वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति जवाबदेह थे। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और भी बढ़ा दिया गया। अभी तक तो गवर्नर की नियुक्ति में एक उनका रोल हुआ करता था, अब तो आपकी जवाबदेही हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक, तो जब पूछेगा मजबूत नियंत्रण कब स्थापित किया गया, तो फिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ठीक, और यही मजबूत शब्द कट कर दे, केवल नियंत्रण कब स्थापित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक, एक और बात इसमें कही गई जिसका पालन कभी नहीं किया गया, कम से कम 1885 तक नहीं किया गया, कि भारत में भूभाग के विस्तार, सीमा के विस्तार या राज्यों को खत्म करके अपने में मिला लेने का कोई इच्छा जो है वो ब्रिटिशर्स का नहीं है। तो ये भी कहा गया कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम भारत में साम्राज्य का विस्तार करें, भारत में राज्य का विस्तार करें, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। ये जानते रहिएगा, ये इस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्रावधान है क्योंकि इसका पालन कभी हुआ नहीं, लेकिन इस एक्ट में ये लिखा हुआ था। ठीक, तो अभी 84 में ये लिखा गया था, लेकिन आप जानते हैं इसके बाद लगातार विस्तार होते ही चलेगा। वेलेजली और डलहौजी की नीतियों ने ही तो भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग का विस्तार किया, लेकिन ये बात इस एक्ट में कही गई थी कि विस्तार का कोई मंशा उनका नहीं है। ठीक, तो फिट्स इंडिया एक्ट के ये 3 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। एक की कार्यकारी में अब सदस्यों की संख्या 4 से घट करके 3 रह गई। दूसरा, द्वैध शासन की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका सुप्रीम अथॉरिटी हो गया सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों के लिए, और व्यापारिक कार्यों के लिए के बात में। ठीक है, और विस्तार करने, विस्तार की कोई नीति नहीं है, ये भी बात इसमें कही गई। अब इसके बाद 1786 में एक और छोटा सा एक्ट आता है। हाँ, नहीं, ये कंपनी के शासन। अब द्वैध शासन अगर प्रांतों में पूछेगा, कैसे देखो ऐसे ध्यान रखना, बंगाल का द्वैध शासन 1765, ठीक ना, जब दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। कंपनी के अंतर्गत द्वैध शासन 1784, और प्रांतों में डायरकी या द्वैध शासन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेमसफोर्ड रिफॉर्म है। आगे वो आएगा। हाँ, ये कंपनी के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही थी। अब वो 2 लोगों को जवाब देना था, उसके ऊपर 2 लोगों का नियंत्रण था, दोहरा नियंत्रण, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण और एक डायरेक्टरों का नियंत्रण। तो भारत में कंपनी के ऊपर दोहरा नियंत्रण था, एक बीओसी का, एक डायरेक्टर्स का, यही द्वैध शासन था। तो कंपनी का ये द्वैध, कंपनी के ऊपर का द्वैध शासन है, ये 1858 तक चला। जब 1858 में दूसरा एक्ट आता है, उस रिवोल्यूशन के बाद से कंपनी को खत्म कर दिया जाता है, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है, तब तक फिट्स इंडिया एक्ट के तहत वाली व्यवस्था ही चलती रहती है। यानी ये जो डायरकी या द्वैध शासन था, ये 1858 तक चलता है। वहाँ से फिर इसके जगह पे आ जाता है सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के सचिव आ जाता है, ये सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। तो 58 तक ये व्यवस्था चलती है। ठीक, यहाँ पे अब जैसे कार्नवालिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जानते हैं उसके बारे में, इसलिए उसको जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। और लोक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीयों से सबसे ज्यादा घृणा करने वाले जो कुछ गवर्नर जनरल हैं, उसमें वह भी एक है जिसने ये पॉलिसी बना दी थी कि कभी भी जिम्मेदारी वाले पदों पर भारतीयों को नहीं भेजा जाएगा। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, किस लिए जाने जाते हैं? राष्ट्रवादी नेता थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले उन्होंने लिया। ठीक ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ कि हमारे कंपनी एक ऐसे स्पंज की तरह से काम कर रही है जो गंगा नदी को सोख ले रही है। स्पंज को पानी में डाल तो पानी सोख लेगा ना, तो एक ऐसे स्पंज की तरह से काम कर रही है जो गंगा नदी के जल को सोख के और टेम्स में जाकर उसको छोड़ दे रही है। टेम्स में ही तो इंग्लैंड है, लंदन है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हमारा धन, हमारा
संपत्ति हमारे देश के बाहर जा रहा है, 65 में जब दिवाली का अधिकार मिला, जब ये टैक्स वसूलने लगे, तो अभी तक इसके पहले क्या करते थे, अपने पैसे से हमारा सामान खरीदते थे। अब जब टैक्स वसूलने का राइट मिल गया तो हमारे ही वसूल, हमारे ही देश के पैसे से हमारा सामान खरीदने लगे। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया ना, कि अभी तक अपने पैसे से हमारा सामान खरीदते थे। 65 में जब दिवाली का राइट मिल गया, टैक्स वसूलने लगे यहाँ से, तो वसूले गए टैक्स के ही एक हिस्से से यहाँ से सामान खरीदने लगे, यानी हमारे ही पैसे से हमारा सामान खरीद के ब्रिटेन जाने लगा। ठीक, ड्रेन ऑफ वेल्थ यहीं से शुरू होता है 65 से। तो उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, ये तो भौतिक बहिर्गमन था, मतलब जो हमारा वेल्थ है, जो हमारी संपत्ति है, ये जा रही है और इसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक तरफा प्रवाह, ऐसा जो नेशनलिस्ट है वो कहते हैं। उन्होंने कहा नैतिक निष्कासन, भौतिक निष्कासन मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, नैतिक निष्कासन भी दादा भाई नौरोजी ने कहा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और सभी जगहों पे ये मिलता भी नहीं है। नैतिक निष्कासन का मतलब ये हो गया, यही जो कार्नवालिस की नीति थी कि भारतीयों को उन्हीं के देश में महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखने के लिए, इसी को उन्होंने, तो कार्नवालिस की ये पॉलिसी थी कि भारतीयों को ऐसे पदों पे हम नहीं रखेंगे। ठीक, कार्नवालिस भारत आने के लिए तैयार नहीं था, सरकार उसको मना रही थी, लोग उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसने ये कहा कि हमको कार्यकारी परिषद के डिसीजन को खारिज कर देने का, वीटो कर देने का अगर अधिकार दे दिया जाए तब हम जाएंगे। तो सिर्फ कार्नवालिस के लिए यह आया, कम से कम ये जाएगा। दो लोग ऐसे थे जिनको भेजने के लिए बहुत मान मनोबल करना पड़ा, एक लॉर्ड कार्नवालिस और दूसरे का नाम बताना आसान है, माउंट बेटन। इस समय भारत में हर जगह आग जल रही हो, ठीक है, किसी प्रदेश में, किसी जिले में स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाए, जो नियंत्रण से बाहर चली जाए, कौन अधिकारी जाना चाहेगा? जिस समय पूरा हिंदुस्तान सांप्रदायिक दंगों में जल रहा था, कोई सलूशन नहीं दिख रहा था, एक तरफ हम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी बुरी स्थिति हो गई, दूसरी तरफ हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश है वहाँ के आंतरिक हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं, कौन व्यक्ति आना चाहेगा? ठीक, तो उसको फिर मनाया, उसने भी यही शर्त रखी कि हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये भी यही शर्त लेके आया और इसी के लिए ये एक एक्ट आया कि भाई ठीक है, आप जैसा मन करेगा वैसा ही करिएगा। तो एक छोटा सा सुधार किया गया केवल कार्नवालिस के। अब इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट 20 साल के लिए कंपनी के विशेषाधिकार को, कि वो भारत में कंपनी की व्यापार करने के लिए अधिकृत है, ये बढ़ा दिया गया, ये कर दिया है। और दूसरा ये कहा गया कि जो अधिकार कार्नवालिस को दिया गया था 86 के माध्यम से, वो अब आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को दे दिया गया 93 के इस एक्ट के माध्यम से। बाकी इसकी कोई विशेष बात नहीं है, सिवाय इसके कि 20 वर्षों के लिए टेन्योर को, अवधि को बढ़ा दिया गया और कार्नवालिस को जो अधिकारिता दी गई थी वो आने वाले सभी गवर्नर जनरल को दे दी गई। यही दो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा ना, चीज़ों को नोट भी करते चलना आपको। अब इसके बाद आपका अगला जो महत्वपूर्ण आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्रम में, वो आता है 1813। 93 से लेकर के और 1813 तक यूरोप की राजनीति में बहुत व्यापक परिवर्तन आ गए। ये वो टाइम था जब यूरोप के मानचित्र पे एक ही शक्ल दिखाई दे रही थी और वो थी नेपोलियन की। ठीक, नेपोलियन को यूरोप के आधुनिक नक्शे का निर्माता कहा जाता है। पूरे यूरोप से अगर किसी एक कैरेक्टर को, इतिहासकारों को चुनना हो तो नेपोलियन को चुनते हैं। ठीक है, और नेपोलियन पूरे यूरोप में फ्रांस का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो फ्रांस का वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन था, या सबसे बड़ा उसका कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? ब्रिटेन था। यानी बिना ब्रिटेन को कमजोर किए वो आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति से फ्रांस का राजा बना, फ्रांस की क्रांति का उपज था वो, इसीलिए उसको क्रांति पुत्र कहते हैं। कि क्रांति की परिस्थितियों में ही वो जन्मा। जन्मे का मतलब जैसे एक सामान्य सैनिक से सेनापति, सेनापति से फिर फ्रांस का वो राजा बन गया, फ्रांस की जनता ने उसको स्वीकार किया। ठीक, राजघराने का वो नहीं था ना। तो अब ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए क्या किया जा सकता था? तो ब्रिटेन की मजबूती क्या थी? उसका ट्रेड था। ठीक, तो ब्रिटेन के ट्रेड को कमजोर करने के लिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था ला दी।
महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब ये था कि ब्रिटेन टापू है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ देश है। तो अगर हम समुद्र में नाकाबंदी कर दें कि कोई जहाज न ब्रिटेन जाएगा, व्यापारिक जहाज, न ब्रिटेन से कोई जहाज आएगा, तो ब्रिटेन का ऋण ऐसे ही टूट जाएगा, उसकी बैकबोन टूट जाएगी। यही महाद्वीपीय व्यवस्था थी। ब्रिटेन को जैसे कोई जहाज ब्रिटेन के बंदरगाहों पे नहीं जाएगा और ब्रिटेन से कोई जहाज शेष यूरोपीय देशों तक नहीं आएगा। तो ये व्यवस्था उसने लागू कर दिया। लेकिन यूरोप के अन्य देश जो ब्रिटेन को अपना सामान बेचते थे, अब वो अपना सामान किसको बेचेंगे? क्या फ्रांस उन सभी देशों का सामान अकेले खपत करने के कंडीशन में है? नहीं। तो कहीं कहीं एक विरोध भी आया होगा। ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, अब उनके लिए भी समस्या आई होगी कि पूर्वी देशों के लिए अधिकार आपने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है और यूरोप में व्यापार करने का जो कंडीशन था वो नेपोलियन ने बिगाड़ दिया। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? तो इंग्लैंड में शेष जो व्यापारी थे वो ये मांग करने लगे कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमको भी अनुमति प्रदान किया जाए। अभी तक तो कंपनी घूस और पैसा मिला के ये व्यापारी के अधिकार अपने प्राप्त की थी, लेकिन अब इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने लगी तो बड़ी संख्या में व्यापारियों का विरोध सामने आया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर नहीं सकते हैं और नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण शेष यूरोप के साथ व्यापार करने की कंडीशन अब बिल्कुल डवाडोल दिखाई दे रही है। तो सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा। तो जब सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा तो सरकार ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया। ये 20 साल के लिए था। 1775 वाला 20 साल के लिए था। 20 साल मतलब 1813 में फिर रिन्यूअल होगा। तो इस बार सरकार ने कहा अब इनका जो व्यापारिक विशेषाधिकार था वो समाप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक। और ये कहा कि अब जो अन्य व्यापारी हैं इंग्लैंड के वो सब भारत जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्यों ऐसा हुआ ये समझ गए ना कि नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था के नाते ऐसा हुआ। नहीं तो बाकी तो जो व्यापारी थे वो यूरोप के साथ व्यापार करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यूरोपीय देशों के साथ उनका जो व्यापार था वो ब्रेक होने लगा तो मांग उठने लगी कि अब हम क्या करें। तो इसी कंडीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अधिकार को खत्म कर दिया। इसका मतलब अब बाकी व्यापारी भी भारत आ सकते हैं। दो चीज़ों का बना रहा, चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक। ऐसा इसलिए किया गया कि कंपनी जो है वो जैसे इन दोनों व्यापार में कंपनी का घाटा चल रहा था तो इस घाटे को वो कंपनसेट कर दे, इसलिए इन दोनों ही जगहों पर उसको थोड़ा सा एक टाइम दिया गया कि चाइना के साथ आप ही करोगे अभी और चीन का चाय का व्यापार जो है वो आपके पास रहेगा। इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके बाकी कंपनी का व्यापारी के अधिकार समाप्त हो गया। तो सबसे बड़ी जो खासियत है 1813 की चार्टर एक्ट की वो क्या हो गई? कंपनी के व्यापारी के अधिकार को खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या आया कि भारत में जैसे इसके पहले से ईसाई मिशनरियाँ जो है वो भारत में आती थी। ठीक है। केवल कंपनी की थी नहीं, भारत फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, ये भी थे ना। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। जब गोवा मुक्ति संग्राम हुआ 1961 में तब गोवा से पुर्तगाली गए। ठीक है। जो फ्रांसीसी थे वो भी आपका जो यहाँ पे जो पांडिचेरी वाला ये सब जो था यहाँ पे वो भी बने हुए। ठीक है। मेरे ख्याल से 59 तक भी बने हुए। तो कंपनी